गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सभी लोग बहुत अच्छे होंगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सीटेट का पेपर जैसा कि नोटिफिकेशन आ रहा है कि जनवरी में हो जाना चाहिए, हो जाएगा। तो आइए बात करते हैं सीटेट साइकोलॉजी की, सीटेट पेडागोजी की। तो यहाँ पर क्या है, मैं 90 मार्क्स आप लोगों के कंप्लीट कराने वाला हूँ। 90 से 100 मार्क्स ध्यान से पढ़ेंगे और पूरा सिलेबस के साथ मींस अकॉर्डिंग टू द सिलेबस मैं एक एक टॉपिक उठाऊंगा और पढ़ाता रहूँगा। मैंने सबसे टफ टॉपिक लिया है जीन पियाजे, जिसके बारे में मैंने रिफ्लेक्स सेक्शन की बात कर ली थी और मैं ये सिखाना चाहता हूँ, आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि विदाउट बेस आप किस तरीके से साइकोलॉजी को समझ सकते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। तो याद रखना, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में रिफ्लेक्स सेक्शन की बात कर ली थी और जो लास्ट लेक्चर हमने दिया आप लोगों को, वहाँ पे जो लोग मुझे पर्सनली जानते थे उनके मेरे पास व्हाट्सअप मैसेज आए, कॉल आए और उन्होंने मुझे बताया कि मुझे किस तरीके से और चीज़ों को जोड़ना चाहिए, कहाँ पे उनको दिक्कत आ रही है, कहाँ पे समस्या हो रही समझने में, कौन सा टॉपिक, कौन सा विषय, कौन सा टर्म, कौन सा सब्जेक्ट में क्या समझना है और कहाँ उनको दिक्कत है। तो आइए एक बार हम एक जानकारी आपको देंगे कि आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कॉल कर सकते हैं। अगर कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है पर्सनल आपको रिप्लाई मिलेगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9450387577 9450387577। क्या नंबर है? 9450387577। इस नंबर को नोट कर लेंगे और मुझे कहीं अगर दिक्कत आ रही है तो आप लोग पर्सनल व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। मैं ग्रुप भी बनाने वाला हूँ, ग्रुप बनाऊँगा। आप लोग इस पे मुझे यूट्यूब या हेलो सर कुछ भी मैसेज कर सकते हैं और मैं ग्रुप में आप लोगों को ऐड कर लूँगा और प्रॉपर जानकारी आपको मिलती रहेगी, जो भी जानकारी आती रहेंगी। और हम जीन पियाजे पढ़ रहे थे, लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं, क्लास आगे बढ़ाते हैं। क्लास नंबर 2 है मेरी। कौन सी क्लास है? क्लास नंबर 2। किसको पढ़ रहे हैं? जीन पियाजे। थ्योरी किसकी पढ़ रहे हैं? पियाजे की। रिफ्लेक्स सेक्शन हम लोगों ने पढ़ लिया था, 4 बताए थे। और यहाँ पर जीन पियाजे ने एक बात कही अपने संज्ञानात्मक विकास में। भी संज्ञानात्मक विकास पे मैं नहीं चल रहा हूँ, थोड़ा सा एक कदम उसके पीछे हूँ अभी, और बात करता हूँ जीन पियाजे ने क्या कहा। वहाँ से क्वेश्चन भी आता है। जीन पियाजे ने कहा बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक होता है जो अपने ज्ञान की रचना स्वयं करता है। बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है जो अपने ज्ञान की रचना स्वयं करता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्या बताया? बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है, नन्हा वैज्ञानिक होता है जो अपने ज्ञान की रचना स्वयं करता है या खुद करता है। अपने ज्ञान की रचना खुद करता है या स्वयं करता है। ये बात किसने कही थी? पियाजे ने। ये आया हुआ भी है। कैसे करता है? एक क्वेश्चन सीटेट का है और आया भी है। इरफान खिलौनों को तोड़कर, क्वेश्चन पे ध्यान देना, इरफान खिलौनों को तोड़कर पुनः बनाने की कोशिश कर रहा है। मीन्स क्या कर रहा है? कुछ क्रिया कर रहा है, कुछ संक्रिया कर रहा है। तो सीटेट पूछना चाहता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, आखिर ऐसा क्या है? क्या सामाजिक अंतःक्रिया वाइगोस्की के अनुसार? उसके माध्यम से हम वाइगोस्की को पढ़ेंगे तो डिटेल में बताएंगे। वाइगोस्की का मानना था कि बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया के साथ ही सीखते हैं, परस्पर एक दूसरे से जानकारी प्राप्त करते हैं और उसमें समायोजन करते हैं। लेकिन नहीं, जीन पियाजे का वही मानना है कि बच्चा सामाजिक अंतःक्रिया के साथ ना सीख करके अपने ज्ञान की रचना स्वयं करता है। कैसे? संक्रिया के माध्यम से, क्रिया के माध्यम से कुछ न कुछ करता रहेगा और कुछ न कुछ बनाता रहेगा। नई जानकारी में पुरानी जानकारियों को जोड़ता रहेगा, समायोजन करता रहेगा। तो क्वेश्चन क्या है समझना, इरफान खिलौनों को तोड़कर पुनः बनाने की कोशिश करता है। हम ऑप्शन पे बात करेंगे और एक एक करके चारों ऑप्शन पे बात करेंगे, क्या आंसर हमारा सही निकल कर आ रहा है। वैसे आप लोगों ने कर भी लिया होगा, जो लोग नहीं कर पाए ध्यान रखेंगे। पहला ऑप्शन हमारा बता रहा है इरफान खिलौनों के बारे में जानकारी नहीं है। इरफान को खिलौनों के बारे में जानकारी नहीं है। नहीं, कोई छोटा बालक है, अभी बचपन अवस्था में है, तो खिलौने तो देखता है। क्यों? क्योंकि पर डे कहीं ना कहीं उसको जाना होता है, कहीं घूमना होता है, बच्चों के साथ रहता है, मिलता है, जुलता है, सामाजिक अंतःक्रिया कर रहा है, लोगों से मिल रहा है। तो खिलौनों के बारे में जानकारी तो उसको है, वो जानता है कि ये घोड़ा है, ये हाथी है, ये बैल है। खिलौनों के बारे में उसको जानकारी है, मतलब नहीं। ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है भाई। जानकारी कैसे नहीं होगी? अगला ऑप्शन है इरफान को खिलौने नहीं देने चाहिए। अगर इरफान को हम अवसर ही नहीं देंगे, मीन्स ये अवसर देने को मना कर रहा है। और सीटेट का मानना है कि बच्चा कोई भी हो, चाहे मंदबुद्धि बालक हो या तीक्ष्ण बुद्धि बालक हो, उसको पर्याप्त अवसर प्राप्त होना चाहिए, माहौल देना चाहिए, अवसर मिलने चाहिए। मीन्स सीटेट पेडागोगी के हिसाब से ये ऑप्शन गलत हो रहा है।
अगर उसको अवसर ही नहीं दिया जाएगा तो उसको करने का मौका कब मिलेगा, और जब मौका ही नहीं मिलेगा तो अपनी जानकारी को प्रदर्शित कैसे करेगा, अपने ज्ञान को प्रदर्शित कैसे करेगा, उसने जो कुछ सीखा है उसके बारे में वो कैसे बात करेगा, किस तरीके से क्रिया करेगा। तो याद रखना, जब भी कहीं कोई ऐसा ऑप्शन आता है जहाँ पर सीटेट या टेट में अवसर देने की बात ना की गई हो, उसको चांस देने की बात ना की गई हो, उसको मौका देने की बात ना की गई हो, उसको माहौल देने की बात ना की गई हो, तो ऑप्शन वो गलत हो जाता है। तो मेरा ऑप्शन मीन सीटेट पेडागॉजी के हिसाब से ये गलत हो जा रहा है, क्योंकि हमें बच्चों को अवसर प्रदान करना चाहिए। अगला ऑप्शन आता है, ये इरफान एक शरारती बालक है। हाँ, इरफान एक शरारती बालक है, ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है, क्योंकि हाँ बालक शरारती हो सकता है, लेकिन कब शरारती बालक हो सकता है, जब उसने कुछ सीखा है तभी तो शरारत करेगा। उसके अंदर कोई क्रियाएं हो रही हैं, कुछ क्रिया कर रहा है तभी तो शरारत सीखेगा वो, तो शरारती बालक हो सकता है। लेकिन नहीं, शरारती बालक का मतलब यह नहीं है कि वो सिर्फ शरारत ही कर रहा है, उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, कोई वैज्ञानिक सोच नहीं है। वैज्ञानिक सोच यहाँ पर उपस्थित है। क्यों? क्योंकि क्रिया कर रहा है और पुनः बनाने की कोशिश भी कर रहा है, तो ऑप्शन ए भी गलत हो जाता है। अगला ऑप्शन आता है, इरफान में वैज्ञानिक सोच का विकास हो रहा है। ये ऑप्शन 100% सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो नई जानकारी है कि ये खिलौना है, उसके अंदर जो नई जानकारी है ये खिलौना है, उस खिलौने को किस तरीके से तोड़ा उसने, जब उसने तोड़ा होगा मीन्स खोला होगा या तोड़ा होगा, तब उसने देखा होगा कौन से पार्ट कहाँ से तोड़ा है मैंने, या कौन से पार्ट कहाँ से हमने खोला है। आप लोगों को थोड़ा सा अपना बचपन याद करें, हम लोगों के पास एक गन होती थी खेलने के लिए जो आवाज़ करती थी, वो गन जब कभी टूट जाती थी या उसकी स्प्रिंग निकल जाती थी तो हम लोग उसको खोलते थे और ध्यान रखते थे, या कोई भी चीज़ हम खोलते थे तो उसको ध्यान रखते थे। खोलने का एक शौक़ था, खोलने का मन होता था, हर चीज़ देखने का मन होता था, ध्यान रखते थे कि हमको पुनः रीअरेंज करना है तो हम ध्यान रखें कि हमने कहाँ से कौन सा पेज खोला है। तो यहाँ वैज्ञानिक सोच का विकास हो रहा है, मीन्स जो उसके पास पुरानी जानकारी थी कि खिलौना है जो कि ख़राब हो गया है या मैंने ख़राब कर दिया है, तो उसको किस तरीके से ख़राब किया है उसी तरीके से इसको हमको जोड़ना भी है। तो वैज्ञानिक सोच का विकास हो रहा है। अगला ऑप्शन, बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक होता है जो अपने ज्ञान की रचना खुद करता है। ये बात जीन पियाजे ने कही थी। तो यहाँ से हमने सीखा कि जो ये बात जीन पियाजे ने कही है कि बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक होता है जो अपने ज्ञान की रचना स्वयं करता है, यहाँ से एक दो क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन, ये बात किसने बोली, ये कोटेशन किसने दिया, बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक होता है, और यहीं से क्वेश्चन निकल करके आता है कि बच्चे में वैज्ञानिक सोच का विकास हो रहा है। मीन्स बच्चा कुछ तोड़ नहीं रहा है, कुछ फोड़ नहीं रहा है, वो अपनी क्रियाएं कर रहा है और एक सोच को अपनी विकसित कर रहा है, अपने संज्ञान को, अपने ज्ञान को बढ़ा रहा है। अब आगे चलेंगे संज्ञानात्मक विकास की तरफ। आखिर संज्ञानात्मक विकास होता क्या है और किन किन चरणों के माध्यम से गुजरता है। इन चरणों को पढ़ने से पहले हम जीन पियाजे ने कुछ टर्म्स अपने इस्तेमाल किए हैं, कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया है, उन शब्दों के बारे में चर्चा करेंगे कि जीन पियाजे आखिर कहना क्या चाहते थे। मैं जीन पियाजे को सैल्यूट करना चाहूँगा, इतना बढ़िया उन्होंने वैज्ञानिक प्रस्तुतिकरण इसका प्रस्तुत किया है कि कोई कन्फ्यूज़न है ही नहीं, किसी भी वर्ड की दो मीनिंग है ही नहीं। कुछ शब्दों पे चलेंगे जिनको हम दो पार्ट में पढ़ेंगे, और पहले पार्ट की बात करेंगे। यहाँ पहला पार्ट हमारा आता है संक्रिया। पहला शब्द इनका है संक्रिया। याद रखना, कई बार हिंदी में शब्द को बदल देता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो थोड़ा सा इसकी इंग्लिश भी याद रखेंगे। ऑपरेशन, ये ऑपरेशन क्या है, संक्रिया, ऑपरेशन या फिर क्रिया। जब इसके बारे में चर्चा करेंगे, संक्रिया क्या होती, क्रिया किसी वस्तु के बिगड़ जाने पर, किसी वस्तु के बिगड़ जाने पर या उसको बिगाड़ कर फिर से उसे उसी तरीके से बनाना, फिर से उसे उसी तरीके से बनाना संक्रिया कहलाता है। अर्थात क्रिया करना ही संक्रिया, चाहे वस्तु के परिपक्ष में हो या किसी काम को हो लेकर के, या किसी जानकारी में नई जानकारी को शामिल करना हो, या समायोजन करना हो, या अनुकूलन करना हो, कुछ भी हो। मीन्स जब हम क्रिया कर रहे हैं, जब हम संक्रिया कर रहे हैं, कुछ न कुछ इधर से उधर हाथ पर हिला रहे हैं, तो क्रिया ही होती है। उसका भी सिस्टमेटिक तरीका होता है और वैज्ञानिक तरीका है कि बच्चा अगर अपने हाथ मोड़ रहा है, तोड़ रहा है, घुमा रहा है, पकड़ रहा है, तो क्यों? क्योंकि उसका मूल प्रतिपत्यात्मक वो रिफ्लेक्स एक्शन है उसके, तो उसका भी वैज्ञानिक रीजन है। तो संक्रिया क्या होती है, किसी भी वस्तु को बिगड़ जाने पर या बिगाड़ करके उसको पुनः उसी रूप में बनाने की कोशिश करना संक्रिया कहलाता है। ठीक है, तो पहला वर्ड इन्होंने इस्तेमाल किया संक्रिया, याद रखेंगे। दूसरा वर्ड इन्होंने इस्तेमाल किया वस्तु स्थायित्व। आप लोगों ने काफ़ी बार पढ़ा होगा वस्तु स्थायित्व।
यहाँ से क्वेश्चन भी आता है वस्तु स्थायित्व से, विशेष तौर पे इसको ध्यान रखेंगे कि वस्तु स्थायित्व क्या होता है। वस्तु स्थायित्व में जीन पियाजे ने क्या बताया? वस्तु स्थायित्व में बोला जीन पियाजे ने कि बच्चा ऐसा मानता है, मीन्स ये स्टेज आती है 18 से 24 मंथ में। याद रखना, अभी हम जब याद करेंगे, बात करेंगे चरण की, तो वहाँ पर इस एज को शामिल करेंगे। लेकिन याद रखना कि क्वेश्चन आता है सीटेट में, वस्तु स्थायित्व बालक के अंदर कब विकसित हो जाता है या फिर कब आ जाता है, तो उसका आंसर होगा 18 से 24 मंथ की एज में बालक के अंदर वस्तु स्थायित्व आ जाता है। सीधे सीधे क्वेश्चन आता है कि वस्तु स्थायित्व किस मंथ में आता है? 18 से 24 मंथ की एज में वस्तु स्थायित्व आ जाता है। वस्तु स्थायित्व में क्या है कि वस्तु यहीं कहीं है। बच्चा समझता है जब 18 महीने का हो जाता है वस्तु यहीं कहीं है, लेकिन हमें दिखाई नहीं पड़ रही, उसको आभास है। कैसे? जरा ध्यान दीजिएगा। एक बालक जो भी 18 मंथ का नहीं हुआ है, मीन्स अभी 6 मंथ या 5 मंथ या 10 मंथ के आसपास है, उसको भूख लगी है, उसको भूख का एहसास हो रहा है, तो रोएगा। और रोने के बाद अगर उसको आप बॉटल दूध की दे देंगे तो वो दूध पी लेगा और शांत हो जाएगा। लेकिन वही बालक अगर 18 मंथ की एज में आ गया है, मीन्स 17, 18, 19, 20 और 24 की एज तक है, और उसको अपनी माँ की ज़रूरत है, तो क्या आप उसको बोतल देंगे वो शांत हो जाएगा? नहीं। उसको माता जी दिख नहीं रही हैं, लेकिन उसको एहसास है कि हम रोएंगे, वो गला फाड़ फाड़ के चिल्लाता है, खूब कस के रोता है कि नहीं मेरी माता जी यहीं हैं। उसको जानकारी है कि मेरी माँ यहीं कहीं है, हमको बस दिख नहीं रही हैं, अगर हम रोएंगे तो वो मेरे पास चली आएंगी। यही वस्तु स्थायित्व होता है। इसको दूसरी तरीके से और समझने का प्रयास करेंगे। एक बच्चा है, उसका खिलौना नीचे गिर जाता है, पालने में झूल रहा है, छोटा बालक है, 18 मंथ का है, और पालने से नीचे गिर जाता है, तो क्या रोने लगता है? वो बहुत तेज़ी से रोता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है खिलौना है मेरे पास, मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन कहीं ज़रूर है। हम आते हैं, उठा के देते हैं, वो शांत हो जाता है। यही होता है वस्तु स्थायित्व। अगर तीसरी तरीके से सीखना चाहें तो जब बालक छोटा होता है तो हम एक बॉल हाथ में लेते हैं और बॉल ऊपर ऐसे फेंकते हैं। आपने कई बार बच्चों को खिलाने के समय किया होगा, बच्चे आपके घर में होंगे, ध्यान देना इस बात को। बॉल लेते हैं, बच्चा रो रहा होता है, उसको बॉल दिखाते हैं और ऐसे फेंकते हैं, बोलते हैं बॉल ऊपर चली गई, तो बालक ऊपर की तरफ देखने लगता है और देखता ही रहता है। और जब बॉल उसको नहीं दिखती है तो फिर से रोने की कोशिश करता है, मुँह बना करके रोने लगता है। ये स्टेज कब होती है? 18 मंथ से पहले। मीन्स जब 18 मंथ से पहले, 1.5 साल से पहले का बालक जब 6 मंथ में है, 10th मंथ में है, 12 मंथ में है, तब क्या होगा कि बालक जैसे आप बॉल ऊपर फेंकेंगे वैसे ही बालक बॉल की तरफ ऊपर देखेगा, बोलेंगे बॉल गई ऊपर की तरफ। अब बॉल आपके हाथ में, आपने ऐसे फेंका और ऐसे छुपा लिया, तो बालक को लगेगा कि नहीं बॉल सच में ऊपर चली गई है, दोबारा नीचे नहीं आएगी, तो रोने लगता है। लेकिन जैसे बालक 18 मंथ का कंप्लीट होता है, आप उससे बोलेंगे ये देखो बॉल ऊपर गई, और आप ऐसे छुपाएंगे तो एक बार तो ऊपर देखेगा, फिर जब उसे बॉल नहीं दिखाई पड़ेगी तो बॉल को ढूंढने का प्रयास करेगा और ढूंढ निकालेगा। उसको पता है कि बॉल ऊपर नहीं गई है, बॉल कहीं यहीं है। तो यही वस्तु स्थायित्व कहलाता है। अगला आता है जीववाद। तीसरा एनिमिज्म, जीववाद। एनिमिज्म, जीववाद। ये जीववाद क्या होता है? आपने देखा होगा बालक को ऐसा एहसास होता है कि हर चीज़ में जैसे मेरे अंदर जान है, जैसे मैं बोल रहा हूँ, जैसे मैं क्रियाएं कर रहा हूँ, हर चीज़ वैसे क्रिया कर सकती है। जैसे एक बालक है, कार अपनी चला रहा है, तो क्या कर रहा है? छोटा बालक है, बचपन में है उसका, कार अपनी बैटरी, मैकेनिकल ऊर्जा है उसके अंदर, बैटरी ख़त्म हो जाएगी, कार रुक जाएगी, सिंपल सी बात है। तो बालक जीववाद में क्या करेगा? वो समझ रहा है कि नहीं इस कार के अंदर भी जान है। वो कार चला रहा है और बोलेगा पापा पापा हटो 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 ना, आप दब जाएंगे, आप दब जाएंगे, आपके चोट लग जाएगी, मेरी गाड़ी आ रही है। ये जीववाद होता है। आपने देखा होगा बालक जाते हैं, घूमने जाते हैं, कहीं मेले पे आपके साथ गए, जाहिर सी बात है कोई दुकान दिख गई, वहाँ से उन्होंने खिलौना खरीद लिया, घोड़ा खरीद लिया। अब घर आकर के क्या करेगा? घोड़े पे बैठेगा, बोलेगा टुक टुक मेरे घोड़े चल, टुक टुक मेरे घोड़े चल। और जब वो घोड़ा नहीं चलेगा, पहले तो उस पर बैठेगा, बैठ के चलाएगा, जब वो थक जाएगा तब एक जगह बैठ जाएगा, बोलेगा घोड़े मेरे चल। जब नहीं चलेगा तब रोएगा, उसको तोड़ेगा, उसको फोड़ेगा, उसको पटकेगा, उसके साथ दुनिया भर के काम करेगा, दुनिया भर की क्रियाएँ करेगा अपने ज्ञान के अनुसार। क्यों? क्योंकि वो समझता है इस घोड़े में भी जान है, ये भी चल सकता है। तो मीन्स वो हर चीज़ में जीव को देखता है। यही क्या कहलाता है? एनिमिज्म। खिलौनों में भी जीव को, हर चीज़ में, कोई भी चीज़ हो, आपने ध्यान दिया होगा कि
कुछ भी कर रहा है बालक, चाहे कार हो, गन उसके हाथ में दे दो, हम जानते हैं कि इसमें से सिर्फ आवाज़ होगी, गोली से कोई मरने वाला नहीं है, लेकिन जैसे उसकी तरफ आप गन करेंगे वैसे वो डर जाएगा, पीछे हट जाएगा, उसको पता है नहीं, क्योंकि उसने टीवी में देखा है कि गोली लग जाने से मृत्यु हो जाती है, आदमी की चोट लग जाती है, वो मर जाता है, खून बहने लगता है, वो डर जाता है, पीछे हट जाता है, छुपने लगता है और फिर आपकी तरफ गन उठाता है और आपको भी डराता है, पापा हट जाइए, मैं फायर कर दूंगा, मैं गोली चला दूंगा, आपकी चोट लग जाएगी। क्यों? क्योंकि वो समझता है इसके अंदर भी जान है। तो ये क्या होता है? जीववाद, एनिमिज्म। एनिमिज्म तक हमने बात कर ली है। इसके बाद हम बात करेंगे मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार की। ये बात जीन पियाजे ने की, हालांकि मैकडोवेल ने भी बात की, लेकिन संज्ञानात्मक विकास में भी मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार की बात इन्होंने की। इसमें इन्होंने क्या बताया कि बच्चे के अंदर कुछ जन्मजात क्रियाएं होती हैं, कुछ जन्मजात व्यवहार होता है, जैसे हंसना, रोना आदि सब क्रियाएं होती हैं, वो बच्चा करता ही करता है, किसी को सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, उसको पास पहले से जानकारी है कि हमें रोने से दूध मिलेगा, हमें रोने से दूध मिलेगा, हमें रोने से खिलौना मिलेगा। लेकिन क्या हो रहा है, जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है उसके ज्ञान में वृद्धि हो रही है कि हमें सिर्फ रोने से ही नहीं, अगर मैं अपने पापा से, मम्मा से, चाचा से खिलौना मांगूंगा तो भी मुझे मिल जाएगा। तो एक बार वो मांगेगा, मीन्स उसके अंदर जन्मजात व्यवहार है किसका? रोने का। मान लो रोने का है, हंसने का है, ये सब मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार होते हैं। तो बच्चा क्या कर रहा है, शुरुआत में जब छोटा है तब अपने मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार के कारण वो रो करके खिलौना प्राप्त करता है, वो रो करके दूध को प्राप्त करता है, क्योंकि उसके अंदर ये जानकारी है पहले से ही कि अगर मैं रोऊंगा तो मुझे खिलौना प्राप्त हो जाएगा, मैं रोऊंगा तो मुझे दूध मिल जाएगा। लेकिन क्या हो रहा है, जब वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है तब उसके अंदर एक बात और नई जानकारी में पुरानी जानकारी जुड़ जाती है। पुरानी जो जानकारी थी उसमें नई जानकारी उसमें ऐड हो जाती है कि सिर्फ रोने से ही नहीं, अगर हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे, हम प्यार से मांगेंगे, मम्मा से बोलेंगे, जिद करेंगे, तब भी मुझे खिलौना मिल जाएगा। तो इस तरीके से अपने संज्ञान को अपनी भाषा के माध्यम से, अपने संवेग के माध्यम से इस व्यवहार को आगे वो बढ़ाता रहता है। मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार की कड़ी को एक कड़ी से दूसरी कड़ी से जोड़ता हुआ चलता रहता है। आगे हम बात करेंगे इसके साथ ही रिफ्लेक्स एक्शन, जिसकी हमने बात कर ली थी परावर्ती क्रिया की। अब परावर्ती क्रिया में क्या है, आपने एक चीज़ देखा होगा, वो जो रिफ्लेक्स एक्शन की मैंने बात की थी वो मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार था। और यहाँ पर परावर्ती क्रिया से तात्पर्य है कि बच्चा जिस काम को सीख लेता है उस काम को दोहराता है, उस काम को लगातार दोहराने में उसको मज़ा आता है। भाई एक चीज़ तो आप जानते हैं ना, एक छोटा बालक है जो दूध पी रहा है, माँ का दूध पीता है, ठीक है, दूध पी रहा, उसको स्वाद आ रहा है, अच्छी बात है, लेकिन बच्चा हर टाइम तो भूखा नहीं है। पहली बात तो ये, हर टाइम भूखा नहीं है। दूसरी बात, बच्चा जैसे ही 4 मंथ 5 मंथ में आता है, 6 मंथ में आता है, वो उंगली को पीना शुरू करता है, ऐसे ऐसे, एक बार पिया, 2 बार पिया। हम भी ये बात जानते हैं, भाई बालक मूर्ख नहीं है, नन्हा वैज्ञानिक है, क्रियाओं को करता है, जोड़ता है, तोड़ता है, सीखता है। बालक जोड़ता है, तोड़ता है, सीखता है, नन्हा वैज्ञानिक है। लेकिन क्या हो रहा है, वो उंगली को पी रहा है। क्यों? वो जानता है इसमें दूध नहीं आ रहा है, वो जानता है इसमें दूध नहीं आ रहा है, इसमें स्वाद नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी पीता है। क्यों? क्योंकि उसने दूध पीना सीख लिया है, उसने पीना सीख लिया है, तो उंगली को भी वो पी रहा है। ये क्या होती हैं? परावर्ती क्रियाएं। आपने देखा होगा कि एक बालक कीड़ों मकोड़ों को खा लेता है। क्यों? क्योंकि जब वो 8 मंथ 9 मंथ का हो जाता है तब उसको खाने का स्वाद आने लगता है। वो जानता है कि कोई भी चीज़ हमारी मम्मा मुझे खिलाती हैं, उसको नहीं पता ये दाल है, ये चावल है, ये सब्जी है, फल है, ये सेब है, ये कुछ नहीं पता उसको। ये पता है कि माँ ने मुझे कुछ खिलाया। अब जैसे किसी चीज़ को देखता है, मुंह में डालने की कोशिश करता है, उसको स्वाद आए या ना आए, तीखा लगे या मीठा लगे, इससे उसको मतलब नहीं। उसने खाना सीख लिया तो हर चीज़ को वो क्या करेगा, मुँह में डालने की कोशिश करेगा, दोहराएगा। ये क्या है? परावर्ती क्रिया मीन्स दोहराना। क्या दोहराना? उसने जो भी कुछ सीखा हुआ है, उसने क्या सीखा है, ये कुछ भी हो सकता है, शकिंग हो, चाहे खाना हो, चाहे पीना हो, तो उसे इस क्रियाओं को करने में मज़ा आता है। हमने यहाँ तक सीख लिया, वस्तु स्थायित्व तक सीख लिया, जीववाद सीख लिया, संक्रिया सीख लिया, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार सीख लिया, और परावर्ती क्रियाएँ हमने कंप्लीट सीख लिया है। हमने 5 सीख लिए कंप्लीट: संक्रिया, वस्तु स्थायित्व, जीववाद, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार और परावर्ती क्रियाएं। अब अगली हम बात करने वाले हैं अविलोमिता की। लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, इसको यहीं पर रोकेंगे, हम अपलोड करने में दिक्कत होती है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और शब्द इनके हैं उनको कंप्लीट करेंगे। आप लोग उसको भी देखिएगा।
यहाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे व्हाट्सअप करिएगा, और व्हाट्सअप नंबर मैंने आपको दिया है, फिर से दे रहा हूँ 9450387577। ठीक है, ध्यान से पढ़िए, कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे तुरंत व्हाट्सअप करके बताइएगा, मैं फिर से रिपीट करूँगा, उसको पर्सनली काउंसलिंग करूँगा, आप लोगों से बात करूँगा। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।